Hey everyone, this is the third lecture in the series of SCST Act for Rajasthan APO. Now coming to section 4, we have done 3 sections. Section 4 talks about punishment for neglect of duties. Subsection 1, it says whoever being a public servant but not being a member of scheduled caste or scheduled tribe. यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिकली लिखा हुआ है बट नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब willfully neglects his duties required to be performed by him under this act and the rules made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which may not be less than 6 months but extend to 1 year. तो कोई भी अपनी ड्यूटीज़ बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट नहीं कर रहा है उसे 6 महीने से 1 साल की सज़ा हो सकती है. कंडीशन है वो SC/ST मेंबर नहीं होना चाहिए एंड द मतलब ड्यूटी जो परफॉर्म करनी है दैट इज़ अंडर दिस एक्ट रिलेटिंग टू SC/ST. सेकेंड, ड्यूटीज़ क्या क्या हैं आपको दी हुई हैं 7 ड्यूटीज़. फर्स्ट, to read out to an informant the information given orally, reduce it to writing by the officer in charge of police station before taking signature of the informant. आप उन्हें information पढ़ेंगे orally, writing में लिखेंगे उसको, then आप कौन लिखेगा, officer in charge लिखेंगे and then sign of the informant होगा. B, to register a complaint or FIR under this act. आपकी ड्यूटी है कंप्लेन या FIR रजिस्टर करना एंड अदर रेलिवेंट प्रोविजंस एंड टू रजिस्टर इट अंडर अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, FIR या कंप्लेन रजिस्टर करना. टू फर्निश अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन सो रिकॉर्डेड फोर्थ विद देयर इन्फॉर्मेंट इन टू द इंफॉर्मेंट. तो इंफॉर्मेंट को उसकी कॉपी देना, एक कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन उसको देना. डी, टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम और विटनेस. विक्टिम और विटनेस किस क्लॉज में ऑफ सेक्शन 2(1) डिफाइंड है. टेल मी, आई विल गिव यू ऑप्शन इन द कमेंट सेक्शन टू रिप्लाई. देन clause E, to conduct the investigation and file charge sheet in special court or exclusive special court within a period of 60 days. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना, कंडक्ट करना और फिर चार्जशीट फाइल करना. कहाँ पे, स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, जो कि सेक्शन 14 से रिलेटेड है. पर ये डिफाइंड कहाँ पे है, सेक्शन 2(1), आई थिंक इट इज़ D एंड दिस वन इज़ A or something. Let's just check first. I'm a bit confused. Special court here. Special court is D and exclusive is BD. BD. राइट. नाउ 60 डेज़ के अंडर एक टाइमलाइन दी गई है ई क्लॉज में कि आपको चार्जशीट फाइल करनी है इन्वेस्टिगेशन पूरी करके. F कहता है कि आपको फ्रेम करना है, प्रिपेयर करना है, ट्रांसलेट करना है डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एंड अदर ड्यूटी अंडर दिस एक्ट प्रोवाइडेड दैट चार्जेस इन दिस रिगार्ड अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट शैल बी बुक्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी. तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होना, उसके बाद ही आप किसी पब्लिक सर्वेंट को चार्ज करोगे अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट. पहली बात. सेकेंडली, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं. सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन जो भी है ओरली दी है तो आप उसे लिखोगे, लिखा है तो साइन कराओगे. सेकेंडली, आप FIR रजिस्टर करोगे या कंप्लेंट रजिस्टर करोगे. तीसरा, वो जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की आप उसकी कॉपी दोगे. कॉपी देने के बाद आप विक्टिम और विटनेस दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे. देन क्या करना है, रिकॉर्ड कर ली स्टेटमेंट, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट देनी है स्पेशल या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट को 60 डेज़ के अंडर, और डिले हुआ तो एक्सप्लेन इन राइटिंग. F कहता है आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है प्रॉपरली प्रिपेयर करोगे, फ्रेम करोगे और ट्रांसलेट भी करोगे. एंड रेजिडुअरी क्लॉज है G,
उसमें फर्दर एक कंडीशन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होगी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, देन ओनली अंडर सेक्शन 4 ही कैन बी पनिश्ड। पनिशमेंट 6 मंथ से लेके 1 ईयर हो सकती है, और वो पर्सन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का नहीं होगा। नाउ just telling you that many a times when you are reading from various YouTube channels, this I have observed personally, they don't actually read the sections, and I think particularly for this section I have actually seen someone saying that a person asked the question in the comments that whether it can be registered against a public servant being a member of SC/ST, and the teacher just said yes. So I think it's very important that you don't rely on other sources, read the direct yourself and try and catch each and every keyword here, right? Then subsection 3 of section 4, the cognizance in respect of any dereliction of duty, कोई भी आपने ड्यूटी सही से नहीं की उसकी कॉग्निजेंस लेनी है, जो सबसेक्शन 2 में बाय अ पब्लिक सर्वेंट कौन लेगा, स्पेशल कोर्ट लेगा या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट लेगा, और डायरेक्शन देगा फॉर पीनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सच सर्वेंट। तो साफ साफ 4(3) में आपको बताया कॉग्निजेंस कौन लेगा, स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। Section 5, enhance punishment for subsequent conviction. Subsequent conviction, S seems like 5, तो it's in section 5. Subsequent conviction पे enhance punishment का provision दिया है section 5 में। Whoever already been convicted of an offence under this chapter is convicted for second offence or any offence subsequent to the second offence, तो एक बार के बाद जितने भी आप offence करेंगे तो आप कम से कम मिनिमम दिया इधर नॉट लेस देन 1 ईयर के लिए पनिशेबल होंगे, एंड इट कैन एक्सटेंड टू द मैक्सिमम। मैक्सिमम जैसे किसी केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 7 ईयर्स है, अकॉर्डिंगली आप उसके लिए लायबल होंगे। सेक्शन 6, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ IPC, जो कि अब BNS हो गए हैं। तो इसमें प्रोविजन सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, चैप्टर 3, 4, 5, 5A, 149 कॉमन ऑब्जेक्ट, चैप्टर 23 ऑफ IPC एप्लीकेबल होंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो 3, 4, 5 चैप्टर हैं, 5A है, उसके अलावा 34 और सेक्शन 149 एंड चैप्टर 23। इट्स ईजी टू मेमोराइज। 3, 4, 5, 5A, section 34 and 149, which is 3, 5 and section 190 in BNS, and chapter 23. These are all the provisions which will be applicable under section 6 from BNS or Indian Penal Code. ठीक है? Then comes forfeiture of property of certain persons. 7 में एक और आपको पनिशमेंट दी है, वो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेट करती है। अभी तक हमने जो पढ़ी वो इम्प्रिजनमेंट थी और फाइन का प्रोविज़न था। 7 हमारे पास बात करता है फॉरफीचर की, प्रॉपर्टी की। फर्स्ट सबसेक्शन, व्हेन अ पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस चैप्टर, द स्पेशल कोर्ट में इन एडिशन टू अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट, तो जो पनिशमेंट्स दी गई हैं उसके साथ बाय ऑर्डर इन राइटिंग डिक्लेयर दैट एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल दोनों हो सकती हैं या दोनों, बिलोंगिंग टू द पर्सन विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिलोंगिंग टू सच पर्सन होनी चाहिए, मूवेबल इमूवेबल या दोनों हो सकती है, यूज्ड इन कमीशन ऑफ द ऑफेंस ये इन एडिशन टू द पनिशमेंट रहेगा, ऑलरेडी स्पेसिफाइड देयर इन। ठीक है? इट शैल स्टैंड फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट, किसको फॉरफिट हो जाएगी? गवर्नमेंट को। सेकेंड, where any person is accused of any offence under this chapter, it shall be open to the court trying to pass an order that all or any property or both, movable immovable, belonging to him shall during such period of trial, यहाँ पे सिर्फ बात की गई है during the period of trial,
बी अटैच्ड। वहाँ पे बात की है कि जब आप पनिशमेंट दे चुके हो उसके साथ आपने एक एडिशनल पनिशमेंट दे सकते हो फॉर फीचर की, जब उस कमिशनिंग ऑफ द ऑफेंस में उस प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ हो। नाउ हियर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रायल आप अटैच करा सकते हो, और जहाँ पे वेयर सच ट्रायल एंड्स इन कन्विक्शन, और जहाँ पे कन्विक्शन हो जाए वहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे वो अटैचमेंट से आप फोरफीचर कर सकते हो उसका, टू द एक्सटेंट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एनी फाइन इम्पोज्ड। यहाँ पे बात है फाइन जो आपने लगाया है उसको रियलाइज़ करने के लिए। आपने 50,000 का फाइन लगाया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने जो भी प्रॉपर्टी अटैच किया आप उस एक्सटेंट तक उसको फॉरफिट कर सकते हो। पर यहाँ पे सेकेंड सबसेक्शन में पर्पस क्या है, फॉरफीचर किस लिए हो रहा है, रियलाइजेशन ऑफ फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस चैप्टर, और फर्स्ट में हो रहा है अगर कमिशनिंग में यूज़ किया गया है। 8th प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस। 8 में प्रिजम्पशंस हैं इन प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर इफ इट इज़ प्रूव्ड दैट। क्या 3 प्रिजम्पशंस रेज होती हैं बेसिकली। पहली कहती है कि द अक्यूज्ड रेंडर्ड एनी financial assistance in relation to the offences committed by person accused of or reasonably suspected of committing an offence under this chapter, the special court shall presume unless the contrary is proved that such person had abetted the offence. This can be referred from your BNS provision section 2L, I think, if I remember correctly. Just check once. शेल प्रिजम्पशन होती है जहाँ पे आप रिबट कर सकते हो, राइट, बट इट्स काइंड ऑफ मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ द कोर्ट टू रेज दैट प्रिजम्पशन। तो जहाँ पे भी आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस रेंडर की है इन रिलेशन टू द ऑफेंस और हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड, तो दोनों ही केस में कोर्ट क्या प्रिजम्पशन कर सकता है, अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड रिबटेबल दैट सच पर्सन हैड द अबेटेड द ऑफेंस। तो यहाँ पे अबेटमेंट का फर्स्ट प्रिजम्पशन ए फॉर अबेटमेंट हियर सेक्शन 8 फर्स्ट प्रिजम्पशन इज रिलेशन टू अबेटमेंट। कैसे, फाइनेंशियल असिस्टेंस से। Second, a group of persons committed an offence under this chapter if it is proved that offence committed was a sequel to any existing dispute regarding land or other matter, क्या presume किया जाएगा, again shall be presumed that it was committed in furtherance of common intention or common object। तो यहाँ पे 3(5) और section 190 का presumption raise हो जाएगा जब क्या होगा, एक group of persons होगा। common intention when there is a prior meeting of minds, premeditated हो। 190 refers to common object, इसके लिए unlawful assembly का प्रोविजन अप्लाई करेगा 189 में। अकॉर्डिंगली दिस विल अप्लाई। यहाँ पे क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ पर्सन है और पहले कोई लैंड डिस्प्यूट था उससे रिलेटेड है, ठीक है, 2 कंडीशंस हो गई हैं। सी, द अक्यूज्ड वॉज हैविंग पर्सनल नॉलेज ऑफ द विक्टिम और हिज फैमिली। तो वहाँ पे क्या प्रिज्यूम करेगा, दैट ही वॉज अवेयर ऑफ द कास्ट और ट्राइबल आइडेंटिटी। आपके पास नॉलेज है तो हम क्या प्रिज्यूम करेंगे कि आपको उसका कास्ट या आइडेंटिटी, ट्राइबल आइडेंटिटी भी पता था। 3 प्रिजम्पशंस हैं। अगर आपने फाइनेंशियल असिस्टेंस दी तो क्या प्रिजम्पशन होगी, अबेटमेंट की। अगर आपका प्रायर डिस्प्यूट था लैंड से रिलेटेड कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन का, तो क्या प्रिजम्पशन रेज करेगा कोर्ट, कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट की। थर्डली, अगर आपके विक्टिम का पर्सनल नॉलेज था या उसकी फैमिली का, तो प्रिजम्पशन होगी कि आपको उसकी ट्राइबल या कास्ट आइडेंटिटी का पता था। तीनों प्रिजम्पशंस सेक्शन 8, ए फॉर अबेटमेंट, सी फॉर कास्ट आइडेंटिटी एंड बी के लिए आई डोंट हैव एनीथिंग, तो जस्ट रिमेंबर इट। 9th सेक्शन 9 कन्फर्मेंट ऑफ पार्स नॉट विद स्टैंडिंग। सो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है। एनीथिंग इन द कोड, और कोड यानी CRPC बी में 21B में डिफाइंड है इन दिस एक्ट, और इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना स्टेट गवर्नमेंट बोला है,
इफ़ इट कंसिडर्स इट नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू डू सो। तो सबसे पहले ये एक नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज है कि कुछ भी जो CRPC में है या इस एक्ट को तो ये ओवरराइड करे, जो 9th है ना CRPC यानी BNSS को ओवरराइड कर रहा है और जो अदर प्रोविजन है इस एक्ट के उनको कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है फॉर प्रिवेंशन ऑफ और फॉर कोपिंग विद एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, फॉर क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ केसेस क्या कर सकती है in any district या part, confer any notification in the official gazette on any officer of the state government, the powers exercisable by a police officer under code in such district or part thereof as the case may be, for such case or class or group of cases, and in particular the powers of arrest, investigation and prosecution of person before the special court. तो notwithstanding anything, अगर ऑफिशियल गैजेट में स्टेट गवर्नमेंट कह देती है कि फलाना जो ऑफिसर है वो पुलिस ऑफिसर की पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, यानी अरेस्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेट या प्रोसिक्यूट कर सकता है किसी स्पेशल कोर्ट के सामने। प्रोसिक्यूशन के लिए इसमें BNSS में प्रोविजंस हैं, बट सिंस दिस ओवरराइड्स तो स्ट्रिक्टली अप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ दिस इज़ योर 9 सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 कहता है ऑल ऑफिसर्स ऑफ पुलिस अदर ऑफिसर्स शेल असिस्ट द ऑफिसर एफर्ट इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट में ऑर्डर बना है उसमें आप जो भी पुलिस ऑफिसर्स होंगे वो ऑब्वियसली हेल्प आउट करेंगे। थर्ड, द प्रोविजंस शेल एज फार एज मे बी अप्लाई टू द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 1। तो जो कोड के प्रोविजंस हैं वो अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय ऑफिसर अंडर दिस सबसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड में लायबिलिटी इम्पोज कर दी है। एंड दिस प्रोसिक्यूशन ऑफ पर्सन से रिलेटेड इट इज़ मेंशन दैट द पुलिस ऑफिसर should not be of such and such rank and should not be involved in the investigation of the crime. These two conditions are there under the BNSS, so relatively यहाँ के लिए भी वो important हो जाएगा। जब हम BNSS करेंगे तो we'll do that. So these are your 9 sections that will come in Rajasthan APO examination. Let's just go back to the questions, and now you can see that these are very easy like direct questions from the chapter. So यहाँ पे punishment for offences of atrocities कहाँ दिया हुआ है? अंडर सेक्शन 3, 4, 7, 8। 3 में एट्रोसिटीज़ हैं, 4 में 3 में पनिशमेंट भी है, राइट। सी 3 में पनिशमेंट फॉर एट्रोसिटीज़ जो है इधर दी हुई हैं, हाउ मच दिल बी लाइबल फॉर। 4th में नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज़ के लिए पनिशमेंट है। हियर दे हैव आस्क्ड फॉर पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़, तो सेक्शन 3 डायरेक्ट क्वेश्चन। देन 66 में कौन सा पेयर मैच नहीं कर रहा है? 2A, A फॉर एट्रोसिटी करेक्ट है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2E and public servant 2BC, dependent 2BB, 2BB is correct. 2BC नहीं है पब्लिक सर्वेंट, इफ़ यू रिमेंबर हमने BG से याद किया था, तो BC तो नहीं है, दैट इज़ दिस थर्ड ऑप्शन इज़ रॉन्ग। एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 2E, बट फर्दर सब सेक्शन है आई थिंक इसमें, हमने अभी किया था 2E, वेट अ सेकेंड, 2EB था if I remember correctly. No, here special public prosecutor 2E, yes, you it's correct, so 2E is correct. So third is the right answer herein. So in the next video I'll try and come up with some practice questions so that we can just revise all the subsections and it's easier to retain everything. Till then, take care and keep on revising these sections. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe, and कोई भी doubt हो तो comment section में doubt डाल देना.